हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम की तरफ से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 7 फेब को ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। उसी के देखते हुए हम आपके लिए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन गोल्डन पॉइंट्स लेके आए हुए हैं, जो कि सीधे ही आपको वन लाइनर में एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट एनएचएम क्लासेस आपसे मिस ना हो और आपके सीधे ही मोबाइल फ़ोन पे क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज का जो क्लासेस रहने वाला है वो टोटली डिफरेंट रहने वाला है। सारे ही सब्जेक्ट का कुछ वन लाइनर जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको सीधे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, वो हम आज आपके साथ डील करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से न्यू ऐड हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा क्लासेस है वो कम्प्लीटली वन लाइनर क्वेश्चन पे रहने वाला है, और सारे ही मिक्सअप क्वेश्चन और कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम डिले के हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा होगा, क्या लिखा है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि आपको थीम पढ़ के जाना है, तो वो थीम भी मैंने यहाँ पे आपके लिए पुट अप कर दिया है। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसका थीम क्या रहने वाला है, 2020 का थीम क्या था, तो अवर प्लानेट अवर हेल्थ। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। जो थीम है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे का, जो थीम है आपका ईयर ऑफ द 2022 का, वो क्या है, अवर प्लानेट इन द अवर हेल्थ रहने वाला है। ठीक है, वही बात कर ली जाए। यदि आपसे 2021 का पूछे तो 2021 का है, इट इज़ टाइम टू बिल्ड अ फेयर हेल्थ हेल्थ देयर वर्ड फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर। ठीक है, इसके लिए ये रहने वाला है। ठीक है, बात करें हमने किसका नेक्स्ट का 2020 का बात करें, तो सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफरी, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सारे ही ईयर्स का थीम अच्छे से रीड आउट करके जाना है बिफोर एग्जाम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बनलाना क्वेश्चन का कि क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छे से रीड आउट करना है। द टर्म बेबी इज बोर्न बिटवीन द, जो जो एक टर्म बेबी होता है वो कब बोर्न करना है, तो 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में वो बोर्न करता है। ठीक है, कब करता है, 37 to 40 टू जेस्टेशन में वीक में वो बोर्न करता है। यदि एक टर्म बेबी का बात किया जाए, हेपेटाइट बी वैक्सीन डोज कितना लगाया जाता है, तो 0.5 ml बाय द इंट्रामस्कुलर रूट से हम हेपेटाइट बी वैक्सीन को लगाया जाता है। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में आया था। नेशनल मलेरिया एराडिकेशन प्रोग्राम कब देखने को मिला था, 1958 में। ठीक है, बात करें ऑब्स्टेट्रिक्स क्या है, तो प्रेगनेंसी एंड द प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है कि ऑब्स्टेट्रिक ये होता है यदि प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर का हम उसमें डील करते हैं, स्टडी करते हैं। गायनोकोलॉजी क्या है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो व्हाट इज द ऑब्स्टेट्रिक्स, तो आपको पता है कि जितने भी प्रेगनेंसी होती है और उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, या गायनोकोलॉजी का बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट में भी होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम गायनोकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर ली जाती है किसका, मिडवाइफरी। ठीक है, मिडवाइफरी क्या है, मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, मिडवाइफरी का मतलब यही होता है कि प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑफ द डिलीवरी भी हम जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको मिडवाइफरी बोला जाता है। ठीक है, बात कर ले हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का, एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम क्या होता है, एंड्रोलॉजी होता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मेल पेल्विक्स क्या होता है, एंड्रॉयड पेल्विक्स होता है। फीमेल पेल्विक कौन सा होता है, गायनोकोलॉइड पेल्विक्स होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री डेट स्टार्टेड अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल एंड द ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम ऑल्सो। इंडिया ऐसा जो फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या है, कौन सा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, और साथ में ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जो 1976 में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आपको आने वाले एनएचएम एग्जाम में एमसीक्यू भी देखने को मिल सकता है। ट्रोकोमा इज अ ड्यू टू द क्लाइंट, किसकी
वजह से देखने को मिलता है आपको। ट्रोकोमा किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो क्लाइमेडिलिया ट्रोकोमाटाइसिस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम एपिस्टेक्टिस इज आल्सो नोन एज द नोज ब्लीडिंग, ठीक है। मेल हार्मोन किसके बोला जाता है, तो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन को हम मेल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फीमेल हार्मोन किसे बोला जाता है, तो यदि फीमेल हार्मोन का बात करें तो एस्ट्रोजन कहा जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस का होता है जो 61 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, टेस्टिस का होता है कितने दिन में होता है, 61 डेज में कंप्लीट होता है, ठीक है। बात कर ली जाती है यदि ओजेनेसिस ओवम फॉर्मेशन होता है कितने दिन में होता है, तो 10 से लेके तो 14 दिन में एक एवरेज ड्यूरेशन रहता है, इतने में आपको ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेसिस मैनिया डोनोवानी कोज द काला आजार, ठीक है। काला आजार का जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो कौन सा रहता है, तो लेसिस मैनिया डोनोवानी रहता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डील कर रहे हैं जो कि सीधे ही एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, और किसी को भी एनएचएम के ओल्ड ईयर पेपर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप दिखेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है, फिर वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इज मेकिंग एबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंटीनेटल केयर एंड द पोस्टनेटल केयर एंड द एकम्पनिंग प्रेगनेंट, ठीक है। तो आशा का जो मेन वर्क होता है वो ये वाला देखने को मिलता है, वुमेन टू हेल्थ केयर एंड द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है। मेन जो फोकस रहता है आपको एनसी या पीएनसी हो गई, और उनको जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने के लिए आशा का मेन वर्क यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, ठीक है। क्यू फीवर क्या है, क्यू फीवर इज अ कोज्ड बाय द कोक्सीटेला वर्निटी, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, क्यू फीवर किसके द्वारा कोज्ड होता है, तो कोक्सीटेला वर्निटी की वजह से होता है। स्पर्म साइज क्या होता है, 5 5 माइक्रोन देता है। ओवम का साइज कितना देता है, 130 माइक्रोन देता है, जो कि एक लार्जेस्ट देखने को मिलता है। जो स्पर्म होता है जो जो स्मॉलेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी स्पर्म देता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया क्या रहता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी का रहता है आपका स्पर्म देखने को मिलता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी आपका प्लेटलेट देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स आपके साथ डील किए जा रहे हैं। लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी नर्वस सेल रहता है, ठीक है। यदि नर्वस सेल मेल बॉडी का बात करें तो नर्वस सेल रहता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी का ओवम रहता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय द कोनिबैक्टीरियम डिप्थराई की वजह से देखने को मिलता है, और इसका मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया, पर हो सकता है कुछ बच्चे मिसिंग हो तो फिर भी बता देता है। इसमें आप क्या करते हैं, सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन ज़्यादा समय का नहीं होता है, इसमें बोलने का अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जाता है NBVDCDP करके पूछा जाता है। जो कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, 2003 से 2004 में लॉन्च हुआ था, फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द 6 वेक्टर बोर्न डिसीज के लिए ये कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसके अंडर में कौन कौन सा डिसीज़ आता है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से रीड आउट करके जाना है। कभी कभी एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बीच में ऐसा नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करें चरक इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन गिवन एट द 9 मंथ ऑफ द एज, ठीक है। मीजल वैक्सीन कब देते हैं, 9 मंथ ऑफ द एज में देते हैं, ठीक है। इसके साथ हम क्या देते हैं, विटामिन ए भी देते हैं, जिसको हम कितना देते हैं, और स्टार्टिंग में बच्चों को 9 मंथ पे दिया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, और मीजल्स वैक्सीन सबक्यूटेनियस एचसी रूट से दिया जाता है, और कितना दिया जाता है, 0.5 ml हम मीजल्स वैक्सीन दिया जाता है। वही बात कर ली जाती है, मीजल्स वैक्सीन के साथ विटामिन बी के डोज भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर 6 मंथ बाद हम 1 लाख इंटरनेशनल फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसका डोज का बढ़ाते जाते हैं। जो टोटल डोज देना देना रहता है वो आपको कितना देना रहता है, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रोवाइड करवाना होता है, ठीक है। और ये किसको प्रिवेंट करता है, तो जो विटामिन ए होता है आपको अच्छे से पता हो कि जिसकी कमी से ज़रूरत में हो जाता है, बाइटोट स्पोर्ट देखने को मिलता है आपको, कंजे बाइटोट स्पोर्ट देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 9 मंथ की एज पे दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, जो बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। सुश्रुता इज अ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी, ठीक है। सुश्रुता क्या है, सब सुश्रुता इज द फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी रहने वाला है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, तो स्किन है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डील की जा रही है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, स्किन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का यदि बात करें तो लीवर आएगा, यदि लार्जेस्ट ग्लैंड का बात करेगा तो लीवर आएगा, या स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ओ एंड ग्लैंड का बात करें तो पीनियल ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक, पीनियल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है।
मलेरिया किसकी वजह से स्प्रेड होता है, तो एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से यहाँ पे स्प्रेड होता है। काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, तो काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम 1990 से 1991 में आपको देखने को मिला था। नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला था, तो 1955 में देखने को मिला था। ठीक है, 1955 में नेशनल फाइलेरियासिस कंट्रोल प्रोग्राम देखने को मिला था। लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म कितना रहता है, तो लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म आपको देखने को मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 18 से 48 to 72 आवर्स देखने को मिलता है। भाई यहाँ याद करें, यदि हम मॉन्टेज टेस्ट करते हैं तो उसका भी जो हम टेस्ट देखते हैं वो भी 40 to 72 आवर्स में ही देखते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको कोरिलेट करके ही पढ़ के जाना है एग्जाम के टाइम पे। लाइफ स्पैम ऑफ द ओवम कितना देखने को मिलता है, यदि आपसे लाइफ स्पैम ऑफ द स्पर्म पूछे तो आप 48 to 72 आवर्स बताएंगे। लाइफ स्पैम ऑफ द ओवम यदि पूछे तो आपको 12 to 24 आवर्स आपको बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप दोनों ही क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का, ऑर्गन ऑफ द ओवुलेशन क्या है। आपका ऑर्गन ऑफ द ओवुलेशन क्या है, तो आपको हमेशा पता है कि ऑर्गन का जो ओवुलेशन होता है वो कहाँ होता है, ओवरी में होता है। ऑर्गन ऑफ द फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है, एम्पुलर पार्ट में होता है। यदि पर्टिकुलर पूछा जाए तो एम्पुलर पार्ट बताना है, और यदि आपको नॉर्मल तरीके से पूछा जाए तो फेलोपियन बताना है। ठीक है, ठीक है, इसमें भी एम्पुलरी और स्टेमेटिक जंक्शन के बीच में जो एम्पुलर पार्ट होता है वहाँ पे पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ द इम्प्लांटेशन किसे बोला जाता है, तो उसको यूट्रस बोला जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या होता है, सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो जिसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आल्सो नोन एज द बल्बा या पोडिंडम, उसको कहा जाता है। ठीक है, जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन है जो कि आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, आपको अपने को पता होगा कि कौन कौन से आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंट होते हैं, जैसे लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, जो जितने भी आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम एक्सटर्नल बोला जाता है, और उसको बल्बो या पुडेंडम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जापानीज एंसेफेलाइटिस पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो जो जो जापानीज एंसेफेलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा वो किसके ग्रुप का देखने को मिलता है, आपको ग्रुप बी अरबो वायरस के फ्लेवी वायरस देखने को मिलता है। डेंगू फीवर का अरबो वायरस फ्लेवी वायरस होता है। वेक्टर ऑफ द डेंगू कौन सा होता है, यदि आपसे डेंगू ऑफ द वेक्टर पूछा जाता है तो एडिस एजिप्टी ध्यान देना। ठीक है, एडिस वेक्टर पूछ रहा है, ना कि कॉजेटिव एजेंट पूछ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग एपिडेमिक फर्स्ट केस टू कम अटेंशन टू द इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो नोन एज द इंडेक्स केस किया जाता है। ठीक है, जो केस आपका फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, यदि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है और आप बहुत दिनों बाद क्या बोलते हैं डॉक्टर या किसी क्लिनिक पे जा रहे हो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और फर्स्ट टाइम जो आपका केस रजिस्टर्ड होगा यदि आपके नाम से, तो वो इंडेक्स केस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इंडेक्स केस देखने को मिलेगा। लेंथ ऑफ द वजाइना क्या रहने वाला है, तो जो लेंथ ऑफ द वजाइना है इंटीरियरली कितना रहता है, 7 सेंटीमीटर रहता है, और पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर रहता है, क्योंकि वो एंटीबायोटेड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पीएच ऑफ द वजाइना क्या देखने को मिलता है, तो पीएच ऑफ द वजाइना 3.8 to 4.4 एसिडिक रहता है, नॉर्मल एसिडिक रहता है। डोरलन बेसिलाई की वजह से ये एसिड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या बात करें, द पीएच ऑफ द वजाइना इज एसिडिक फ्रॉम द पुबर्टी टू मीनोपॉज। ठीक है, ये पुबर्टी से मीनोपॉज तक आपको एसिडिक देखने को मिलता है, फिर देन बाद आपका जितना बर्थ में होता है वैसे आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द लेक्टोबेरस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की वजह से, डोडालाइन बेसिली की वजह से देखने को मिलता है। लेक्टोबैसिलस स्पेसिस बैक्टीरिया होता है जिसको हम डोडालाइन बेसिलस भी बोला जाता है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, डोडालाइन बेसिलाई कन्वर्ट ग्लाइकोजन इन द वेजाइनल सेल इनटू द लैक्टिक एसिड, इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपका वजाइना का जो पीएच है वो आपको एसिडिक देखने को मिलता है। ठीक है, अ, अब बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि क्या रहने वाला है, बेसिलाई बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मम्स डिजीज इज कोज्ड बाय द मिक्सो वायरस की वजह से पेरोटाइटिस देखने को मिलता है। आपको अच्छे से पता है कि मम्स में क्या कौन सा ग्लैंड है ज़्यादा अफेक्ट होता है, तो पेरोटाइटिस होता है, मतलब कि आपका पेरोटाइट ग्लैंड अफेक्ट होता है, हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पेरोटाइट ग्लैंड क्या हो जाता है, आपका अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, हमसे जो होता है कि जिसमें आपको पेरोटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरोटाइड ग्लैंड का इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें की कंडीशंस अराइज हो जाती है। ठीक है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें आपको स्टेटिस देखने को मिलती है, साइन एंड सिम्टम्स तो पूछे जाते हैं, और इसका क्या रेसेस आता है, कहाँ रेसेस आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी आपको, मम्स का होता है कितना देखने को मिलता है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म टाइप ऑफ द रेसेस सीन इन द चिकन पॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लियोमॉर्फिज्म टाइप ऑफ द सीन किस में देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म टाइप ऑफ द चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें
इसके जो रेसेस होते हैं वो ट्रंक पे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। सुपरफिशियली रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? सुपरफिशियली ट्रंक में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आया एक नहीं आया, मतलब कंटिन्यूसली प्रोसेस में आपको उसको रेसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। डायबिटिक मेलाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग द, ठीक है। बात कर लेते जाते हैं आप चिकन पॉक्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियसली क्लास में भी बता दिया है, इसलिए इसको हम ज़्यादा डील में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के डायबिटिक मेलाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट डन ड्यूरिंग द, कब देखने को मिलता है? जो डायबिटिक मेलाइटिस होता है जिनका हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो 24 to 28 वीक्स में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम ये वाला टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चिकनगुनिया ग्रुप ऑफ द ए, चिकनगुनिया किसका ग्रुप है? ए टाइप का वायरस है, अल्फा वायरस का है। इसका वेक्टर कौन होता है? एडिस एजिप्टी होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, वेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, वेक्टर पूछ रहा है, क्योंकि वेक्टर पॉजिटिव प्रेजेंट दोनों दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं वो अलग होते हैं, वो जो वेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। बात करें पार्टिटिस डिसीज कोज बाय द बॉडीटेला पार्टिटिस, ठीक है। ये रहने वाला है, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल रैपिड फास्ट रिवीजन चल रहा है, यही समझिएगा। क्योंकि हो सकता है आपने ये चीज़ें पढ़ के रखी होगी, बट आपका क्या है कि कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, रामबाण साबित होगा आपके एनएचएम एग्जाम के लिए। यूट्रस क्या होता है? यूट्रस का यदि फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है साइज, या आप सही पूछा गया तो पायरीफॉर्म का यूट्रस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट वुमेन का पायरीफॉर्म टाइप का यूट्रस आपको देखने को मिलता है। मेजरमेंट क्या होता है? 7.5 से 5.1 में देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देखना है कितना होता है? 7.5, 5.1, 1.25 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसका देखने को मिलता है? आपका नॉन प्रेग्नेंट स्टेज का देखने को मिलता है। यदि प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ये इसका डायमीटर और लेंथ वगैरह सब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एवरेज कितना होता है? 60 ग्राम होता है, 60 to 80 होता है, बट आपको मान के चलना है कि 60 ग्राम होता है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है कि किसका बात कर रहे हैं, तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं हम एट द टाइम प्रेगनेंसी वेट ऑफ द यूटस कितना रहता है? ये देखो, अब बता दिया है कि एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी वेट कितना रहता है, तो 900 ग्राम से लेके तो 1000 ग्राम तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है? 900 ग्राम से लेके तो 1000 ग्राम तक आपका एट द टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी आपका यूटरस का वजन देखने को मिलता है। बात कर लेते थे इंपॉर्टेंट थिंग का, लेयर ऑफ द यूटरस क्या होता था? पेरिटियम पेरीमेट्रियम देखने को मिलता है, जो कि आउटर लेयर होती है, ठीक है। पेरीमेट्रियम में देखो, मायोमेट्रियम होता है, देखो कि मिडिल लेयर होती है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम होती है, जो मोस्ट पावरफुल लेयर होती है वो आपको मायोमेट्रियम देखने को मिलती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम होती है जो कि इनर लेयर रहती है, ठीक है। फादर अच्छे से ध्यान रखना है, कितना लेयर होता है? 3 लेयर होता है, जिसमें पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है। मिडिल जो लेयर होता है, जो मायोमेट्रियम होता है, वही मोस्ट पावरफुल लेयर होती है, ठीक है। मोस्ट पावरफुल लेयर होती है, जो कि इम्प्लांटेशन वगैरह, जो अडेशन वगैरह आपको होता है वो मायोमेट्रियम तक अंदर तक धसा हुआ होता है, ठीक है। बात करें इंडोमेट्रियम, यह इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। सबसे इनर साइड जो प्रेजेंट होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। बात कर ले फादर ऑफ द मेडिसिन, हिप्पोक्रेटिस कहा जाता है। नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम NLCP कब देखने को मिला था? 1995 में देखने को मिला था। ट्रीटमेंट विद द डेप्सोन, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है कि हम लेप्रेसी के ट्रीटमेंट का कौन सा डेप्स देते हैं? डेप्सोन ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक है। अच्छे से पता है आप लोगों को लेप्रेसी का ड्रग ऑफ चॉइस डेप्सोन दिया जाता है। 1983 द नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज द रीनेम्ड एज अ नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। 1983 में नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम का नाम चेंज करके नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेस्ट इंडिकेटर टू द SSMCI सर्विस इन MMR, ठीक है, क्या रहने वाला है? तो क्यूलोक्स मॉस्किटो स्प्रेड द बेनक्रप्टेड फाइलेरियासिस की वजह से देखने को मिलता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड द वायरल अर्थराइटिस, ठीक है। कंट्रैक्शन इन द मायोमेट्रियम बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से देखने को मिलता है आपको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो सिंथेसाइज कहाँ से होता है? तो वो आपको हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज देखने को मिलता है, और स्टोरेज एंड द रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटरस जो उसका करवाने का काम किसका करता है? तो ऑक्सीटोसिन का करता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हमारा कहाँ से सिंथेसाइज होता है? हाइपोथैलेमस से होता है, और स्टोर कहाँ होता है? तो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टोर होता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है। पोजीशन ऑफ द यूटरस क्या होता है? एंटीबैटेड एंड एंटीफ्लेक्शन रहती है 90 डिग्री पे। ये पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है किसी भी एग्जाम में, आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है।
कितना होता है, तो इसका एंटी बर्टेट और एंटी फ्लेक्शन देखने को मिलता है। 90 डिग्री पे एंटी बर्टेट और एंटी फ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। एंगल ऑफ द सर्विक्स विद द वजाइना एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छे से पता है जो एंगल ऑफ द सर्विक्स और वजाइना का एंगल ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, एंटी एंटी फ्लेक्शन देखने को मिलता है 120 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। 120 डिग्री सेल्सियस में एंटी फ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम एनटीपी कब देखने को मिला था, 1962 में, ठीक है। 1900 मोर एम्फेसिस ऑन द एक्सरे, ठीक है। RNTCP कब देखने को मिला था, जो RNTCP देखने को मिला था आपको क्या देखने को मिला था, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्पुटम इसमें माइक्रोस्कोपी डोर्स जिसको बोला जाता है स्टेजी इंफेक्शन 1992 में देखने को मिला था, ठीक है। अच्छे से ध्यान देखना है कहाँ पे देखने को मिला था, 1992 में देखने को मिला था। और कभी कभी आपका डोर्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको रीड आउट करके ही जाइएगा, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन पीपीआई प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च कब देखने को मिला था, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम कब देखने को 1995 में देखने को मिला था, ठीक है। जिसमें इसको मिड डे मील की जो स्कूल इसकी मिड डे मील स्कीम थी वो भी 1995 में आपको देखने को मिली थी, ठीक है। 1995 में ही आपको देखने को मिला था, ठीक है। फर्स्ट राउंड ऑफ द 9 दिसंबर टू लेके जो यदि आपसे पूछा जाए कि जो पल्स पोलियो अभियान का जो राउंड चला गया था वो कब चला गया था, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला चलाया था 9 दिसंबर 1995 से तो 20 जनवरी 1996 तक चला था, ठीक है। कब तक चला था, तो फर्स्ट राउंड आपका 9 दिसंबर 1995 से लेके तो 20 जनवरी 1996 तक चला था। ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना रहता है, 28 डेज रहता है। ये एक एवरेज रहता है, बट मान के चलो इंडियन वुमेन का 21 से लेके तो 35 तक एक नॉर्मल रेंज तक देखने को मिलता है। इससे पहले भी हो सकता है, इससे बाद में भी हो सकता है। और बात कर ली जाए जो 28 होता है वो एक नॉर्मल एवरेज लेंथ रहता है आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेना को किसको क्या बोला जाता है, तो उसको मेनार्की बोला जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस कितना होता है, तो नॉर्मल यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल का अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस का यदि बात कर ली जाए तो 20 से लेके तो 80 देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो 20 से लेके तो 80 देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, तो 20 से लेके तो 80 देखने को मिलता है। और यदि एवरेज का बात कर ली जाए तो 35 ml आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थिंक मिल रही होगी। यदि आपको क्लास समझ में आ रहा होगा और हमारे जो पॉइंट्स आपके साथ डील करवा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हो, आपको समझ आ रहे हैं और आपको बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये इस इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक सारे बच्चों को पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सब किसकी वजह से पॉसिबल होगा, आप सब फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स वजह से पॉसिबल हो पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट का। इंडिया रिपोर्टेड इस लास्ट केस ऑफ द पोलियो। इंडिया ने लास्ट जो केस है हमारा पोलियो का रिपोर्टेड कब किया था, तो 13 जनवरी 2011 में यहाँ पे रिपोर्टेड किया था। साउथ एशिया रीजन एसआर और डब्ल्यूएचओ हैज़ बीन सर्टिफाइड पोलियो फ्री कब देखने को मिला था, 27 मार्च 2014 में। कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री हो गया था हमारी कंट्री से। लेप्रेसी इज आल्सो नोन एज द हैंसन डिजीज। आप सभी को पता है कि लेप्रोसी को हम अदर शब्दों में हैंसन डिसीज भी कहते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। टीटेनस न्यूनेटम इज आल्सो नोन एज द एट एट डे डिसीज बोला जाता है, ठीक है ना। जो आपका टीटनेस है न्यूरेटम रहता है वो एड है, दे डिसीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम NGCP कब देखने को मिला था, तो लॉन्च हुआ था 1962 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 1962 1962 में हुआ था। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1992। ये 1992 में होता है। 1992 में आपको पता है सेम मदरहुड कंट्रोल प्रोग्राम भी 1992 में देखने को मिला था। फर्स्ट लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल होता है इन्फेक्शन प्रोटेक्शन आपका स्किन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, आपका स्किन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द अर्ली न्यूनेट मोर्टेलिटी क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ऑफ द अर्ली न्यूनेट मोर्टेलिटी है डेट इज द 0.0 से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ इज प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। प्रीमेच्योरिटी वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है किसका, कि उसकी डेथ होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है 0 से 7 डेज की कंडीशन में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द लेट न्यूनेट मोर्टेलिटी डेट इज 7 to 28 डेज आफ्टर बर्थ इज सेप्सिस। सेप्सिस की वजह से यदि पोस्ट मेच्योरिटी की बात कर ली जाती है तो सबसे इसकी वजह से होता है। और यदि बात कर ली जाती है आपको कि अर्ली प्रेगनेंसी या बात करें हम पोस्ट
जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ द अर्ली अर्ली न्यूनेट मोर्टेलिटी का बात कर ली जाती है तो उसमें प्रीमेच्योरिटी आएगा। यदि बात कर ली जाती है पोस्ट का बात पूछेगा तो आपको सबसे का ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे को कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। और फिर क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पे उनको अच्छे तरीके से केयर भी नहीं मिल पाता, ठीक है। अब बात कर ली जाती है कि इसका ये हो गया वजाइनल डिलीवरी ब्लड लॉस कितना होता है, तो आपको 500 ml बताना, ठीक है। यदि 500 ml है तो ही एक नॉर्मल है। इसके बाद यदि आपका ये ब्लड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो सीवियर ब्लड लॉसिंग की कंडीशन में आ जाते हैं। सिजेरियन सेक्शन का कितना होता है, 1 लीटर होता है। आयुष इंक्लूड आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, ठीक है। यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, आयुष, योगा एंड द न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आप सभी को पता है 1986 में हुआ था, फर्स्ट केस ऑफ द HIV डिटेक्टेड। 1986 में फर्स्ट केस ऑफ द HIV डिटेक्टेड होता था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1987। फर्स्ट केस आपका 1986 में देखने को मिला था। वही बात करें 1987 में आपको फर्स्ट लॉन्च हुआ था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आपको अच्छे से पता है 1987 में आपको मेंटल हेल्थ एक्ट भी देखने को मिलता है 1987 में। ऐसी चीज़ें आप यदि इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। आई 100%। 1992 में लॉन्च में होता नेशनल नेशनल एजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये 1990 नाको जो जिसको हम बोलते हैं नाको बोलते हैं, 1992 में देखने को मिला था, ठीक है। इसमें देखने को मिला था 1992 में देखने को मिला था। बात करें 2004 में एंटी रिट्रोवायलेट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। 2004 में क्या कर दिया था, एंटी रिट्रोवायलेट थेरेपी आपको स्टार्ट कर दिया गया था। आफ्टर मेनोपॉज एवरी 3 to 5 ईयर हो बॉडी बोन मास डिक्रीज, ठीक है। क्या होता है कि आफ्टर मेनोपॉज क्या हो जाता है, आपका 3 to 5% क्या होता है, बोन मास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। आप सभी को पता है और आपने देखा भी होगा, जो फीमेल्स होती है जो कि जिनकी नॉर्मल ज़्यादा कंडीशन मतलब एजेड हो जाती है, जिनकी बॉडी में मास वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलता है। एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर इज द ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर कौन सा होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी इन चिल्ड्रन रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट ओस्टोमलेशिया होता है, ठीक है। क्या होता है, ओस्टोमलेशिया होता है और एक में ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स होता है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट ऑफ द प्लेसेंटा एट द टर्म कितना होता है, तो 500 ग्राम का होता है। नॉन प्रेग्नेंट का बात करें, ठीक है, 500 ग्राम का उसका वजन होता है। फॉर द टिटनेस एंड द एंथ्रेक्स सोल एक्ट एज अ रिजर्वर, ठीक है। टिटनेस का और एंथ्रेक्स का रिजर्वायर कौन है, तो सोल है। ध्यान देना अच्छे से, कभी कभी पूछा जाता है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस वॉज लॉन्च इन 1976। जैसा मैंने अभी आपको बताया 1976 में आपका ब्लाइंडनेस देखने को मिला था। और फर्स्ट नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम आपका ब्लाइंड वाला किसने किया था, तो वो आपको इंडिया ने किया था, ठीक है। हेल्थ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम और ये दोनों ही इंडिया ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किए थे, ठीक है। 25 अगस्त से 18 सितंबर एवरी ईयर टू प्रमोट आई रिलेटेड डोनेशन एंड द आई बैंकिंग के लिए ये डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन 1974 WHO लॉन्च द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यदि पूछा जाता है तो वो कब देखने को मिला था, EPI जो होता है वो 1974 में देखने को मिला था। बात कर ली जाती है नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, अच्छे से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपके। 8.5 8.4 से लेकर तो 10.2 mg डेसीलीटर देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं देखने को मिलता है। और सेकंड लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, WBC, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में देखने को मिलता है। कॉप्लिक स्पॉट सीन इन मीजल्स डिसीज रूबेला इज कॉज्ड बाय द टोगो वायरस। मिशन इंद्रधनुष आपको 25 दिसंबर 2014 में देखने को मिला था। CSSMD चाइल्ड सर्वाइवल सेव मदरहुड प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। चाइल्ड सर्वाइवल सेव मदरहुड प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1992 में। जैसा अभी मैंने बताया 1992 में क्या क्या स्टार्ट हुआ था, डिलीवरी, FCS सर्विस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है इस प्रोग्राम का, आपके मदर और चाइल्ड दोनों को सेफ तरीके से रखना होता है। 1992 में किया था, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है। सेफ प्रेगनेंसी, सेफ चाइल्ड बर्थ इम्यूनाइजेशन मर्ज इन द, और इसको किसके साथ मर्ज कर दिया था 1997 में, ठीक है। 1997 में आपको अच्छे से पता है RCH होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के साथ इसको मर्ज कर दिया था। फिर क्या होता है कि इसके साथ फिर इसके फेजेस स्टार्ट हो गए। फिर इसको 2005 में एक सेकंड फेज भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बात करें कैटरेक्ट इज द मेजर कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ठीक है। कैटरेक्ट जो होता है वो मेजर कोज होता है ब्लाइंडनेस का इन इंडिया की यदि बात कर ली जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ डील करवा दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके साथ में और उसके बाद आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ कि जो इसमें क्या देखने को मिलेगा। जो देखो फ्रेंड्स, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे डील करवा देता हूँ, ठीक है। वो जो क्लास का नोटिफिकेशन जो कंटिन्यूशन होगा वो कंटिन्यूसली बाद में हो जाएगा। आपने सुन के रखा होगा कि जो ग्लासको कॉमा स्केल होता है, ठीक है, इससे 110 GCS स्कोर होता है। इससे 101% एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ये, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? 101% एक ना एक क्या देखने को मिलता है आपको? क्वेश्चन देखने को मिलना है, ठीक है। इसके जो फायदा होते हैं वो बिरियान जेनेटिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना कि इसके फादर देखने को मिलते हैं, क्या का नाम है बिडियान जेनेटिक देखने को मिलता है। और ग्लासकोमा का जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा 3 to 5 देखने को मिलता है, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम स्कोर कितना रहता है? 1 रहता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कितना रहता है? 6 रहता है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम स्कोर ऑफ द ग्लासकोमा स्केल और व्हाट इज द मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर ऑफ द ग्लासकोमा स्केल, ठीक है। इसमें स्कोर 3 to 5 देता है ड्यूरिंग रहता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान देखना है। तीन पैरामीटर हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। कि कितने स्टूडेंट्स कितने पैरामीटर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो आपको सभी को पता है कि हम ग्लासको कोमा स्केल में 3 पैरामीटर यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है? जो फर्स्ट पैरामीटर आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं? आई ओपनिंग देखते हैं, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, BR वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। यदि आई ओपनिंग का बात करें तो आई ओपनिंग में हम 4 स्कोर देखते हैं, ठीक है। और यदि हम वर्बल रिस्पॉन्स का बात करें तो इसमें 6 देखते हैं, सॉरी 5 देखते हैं। और यदि बात करें मोटर रिस्पॉन्स का तो मोटर रिस्पॉन्स में हम 6 देखते हैं, ठीक है। यदि आप इसको याद रखना है तो EVM करके भी आप इसको याद रख सकते हो। EVM जो मशीन होती है 4 5 6 करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई जो ओपनिंग में जिसमें हम कितना देते हैं? 4 देते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे सबसे फर्स्ट का कितना कि आई ओपनिंग का, ठीक है। कितना बात कर लेते हैं हम? यदि आई ओपनिंग का बात कर लेता है, आई ओपनिंग, ठीक है। आई ओपनिंग का यदि बात कर लिया जाता है, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं फिर अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है। आई ओपनिंग का बात कर लेते हैं। जो आई ओपनिंग रहती है इसमें जो ग्लासको कॉमा स्केल देखने को मिलता है आपको, फर्स्ट पैरामीटर होता है ये। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ग्लासको कॉमा स्केल, तो आपको क्या देखना है? इसको आई आई ओपनिंग के लिए राइट आंसर देखने को आपको देना है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? आपको आई ओपनिंग देखने को मिलता है। अब सबसे पहले बात कर ली जाए जो आई ओपनिंग होता है, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें और भी ध्यान रखना होती है। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यदि कोई पर्सन है, ठीक है, यदि कोई पर्सन है उसका जो ग्लासको कॉमा स्केल है वो 13 से लेके 15 आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? फुली कॉन्शियस है, ठीक है। क्या है वो? फुली कॉन्शियस पर्सन है, ठीक है। 13 से 15 आ रहा है डेट मीन्स कि वो फुली कॉन्शियस है, ठीक है। बात करें हम यदि 9 to 12 आ रहा है, ठीक है, 9 to 12 आ रहा है मतलब सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। कितना है? सेमी कॉन्शियस है, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना है। यदि पर्सन का जो ग्लासको कॉमा स्केल है वो 13 से 15 आ रहा है तो वो फुली कॉन्शियस है। यदि उसका कितना आ रहा है? 9 से लेके तो 12 आ रहा है तो डेट मीन्स कि वो क्या बोलता है? सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। क्या है कि वो सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है वो क्या है? सेमी कॉन्शियस है, ठीक है। और फिर वही बात कर ली जाए आपसे, यदि आप उसका स्कोर 8 है और 8 से कम आ रहा है तो वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। अनकॉन्शियस की कंडीशन में उसको प्रोवाइड केयर का ज़रूरत है, ठीक है। उसको उसको केयर प्रोवाइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपको ग्लासको कॉमा स्केल रहता है और किस टाइप से नहीं रहता है। कितना स्कोर रहता है जो मिनिमम में देखो बच्चों में कितना स्कोर रहता है जो इसमें इसको देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है। मिनिमम से कम स्कोर इसको एक देखने को मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात कर ली जाए जैसे मैंने अभी आपको बताया, यदि किसी कोई पर्सन है वो 13 से लेके तो 15 की कंडीशन में तो फुली कॉन्शियस है। बात कर ली जाती है यदि वो और कितना है? 9 से लेके 12 की कंडीशन में होता तो सेमी कॉन्शियस है। और यदि बात कर ली जाती 8 है और 8 से कम है तो मतलब कंप्लीटली वो अनकॉन्शियस है, उसको इमीडिएटली केयर का ज़रूरत पड़ेगा ही सही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ओपनिंग का, आई ओपनिंग का, ठीक है। इसका कर लेते हैं आई ओपनिंग का। यदि आई ओपनिंग आपको सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना है तो अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले जो आई ओपनिंग होता है, यदि कोई पर्सन है जैसे मान लीजिए फर्स्ट में क्या वो स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है? हाई रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है? हाई रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? 4 मार्क देंगे, ठीक है। कितना मार्क देंगे? 4 मार्क देंगे, ठीक है। क्या देंगे?
उसको 4 मार्क देंगे, ठीक है। यदि आई ओपनिंग विद द वॉइस एंड द साउंड, ठीक है, स्पॉन्टेनियस जैसे आप नॉर्मल तरीके से आई ओपनिंग करते हैं तो उसको 4 मार्क देंगे। यदि आप उसको बोल के बोल रहे हैं आई ओपनिंग का हेलो रामलाल वगैरह, तो उसको जब वो वॉइस के साउंड की हवा से अपनी आई ओपनिंग करेगा तो वो 3 उसको मार्क्स देंगे, ठीक है। आई ओपनिंग विद द पेन स्टिमुलाई, यदि आप आई ओपनिंग कर रहे हैं विद द पेन स्टिमुलाई मतलब कुछ चुबा वगैरह के, जैसे आपने किसी को बोला, सबसे पहले किसी को बोला वो नहीं सुन रहा है, ठीक है, फिर आप उसको बोलेंगे, उसके नाम से बोलेंगे, हेलो रामलाल श्यामलाल, जो भी उसका पर्टिकुलर नाम होगा पेशेंट का उस नाम से बुलाएंगे। यदि वो साउंड साउंड सुन के आपकी आई ओपनिंग करता है उसका, तो क्या होगा कि उसको हम 3 मार्क्स दे देंगे। और बात कर लें यदि हम फिर भी नहीं सुन रहा है, फिर उसको हम कुछ चुबा के कुछ मतलब जैसे सुई वगैरह होती है या पिंच करके हम उसको जगाएंगे तो उसको हम कितना देंगे, 2 मार्क्स देंगे। और यदि बात करें कि इसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम उसको 1 रिस्पॉन्स देंगे। हमेशा ही ध्यान रखना है कि ग्लासगो कॉमा स्केल में कभी भी 1 मार्क नहीं, मतलब 0 मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो ऐसे करके आप अच्छे से पता लगा सकते हो कि कैसा होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना होती है कि डायरेक्ट आपको पिंच चुबाना नहीं है। सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें अपनाना है। सबसे पहले आपको आई रिस्पॉन्स दिखना है, फिर उसके बाद उसको वॉइस से देखना है, फिर नहीं सुनता है तो फिर पिंच करना है, फिर उसके बाद आपको पेन स्टिमुलाई वगैरह से उसको करना है, ठीक है। तो इसे करके आई ओपनिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि आई ओपनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दे सकते हैं और कम से कम 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि जो वर्बल रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है कि ओरिएंटेड है या नहीं है, ये चीज़ें का पता लगाया जाता है। यदि पर्सन आपका ओरिएंटेड है किसके लिए, टाइम, पर्सन और प्लेस के रिगार्डिंग, यदि आपने किसी से पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम और आप कहाँ हो, तो वो सही तरीके से बिल्कुल बता रहा है कि बोलता है कि माय नेम इज़ द फलाना फलाना और मैं यहाँ पे हूँ, इस हॉस्पिटल में हूँ, और सब कुछ चीज़ें सही बता रहा है तो उसको हम 5 रिस्पॉन्स देंगे। यदि पर्सन कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, यदि आपने उससे पूछा, कुछ चीज़ें पूछा और वो नहीं बता रहा है, यदि कन्फ्यूज्ड है तो उसको 4 मार्क्स देंगे। यदि ठीक है, ठीक है। और बात करें इनअप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब यदि आपने पूछा और वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ कर रहा है, नहीं बता पा रहा है तो उसको 3 देंगे। और यदि बात करें कि इनअप्रोप्रिएट साउंड निकाल रहा है तो उसको हम कितना देंगे, 2 देंगे। और यदि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको हम 1 देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। यदि कन्फ्यूज़ होता है तो 4 देना है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड देखता है, यदि आपने कुछ पूछा कुछ और है और कुछ और बता रहा है तो उसकी वजह से वो अलग, उसको हम 3 देंगे। और यदि इनअप्रोप्रिएट साउंड दे रहा है, चिल्ला रहा है, धम कुछ भी कर रहा है तो उसको हम क्या देंगे, 2 देंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए कि हम वर्बल रिस्पॉन्स में 5 मार्क्स का देते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाती है किसका, कौन-सा जो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा आपको? ओह तेरी भाई साहब ये क्या हो गया? ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब बात कर ले हम मोटर रिस्पॉन्स का, ठीक है। जो मोटर रिस्पॉन्स होता है उसमें हम कितना देंगे, 6 देंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है, ओनली 6 एक मोटर रिस्पॉन्स में देते हैं, 5 किस में देते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स में देते हैं, और आई ओपनिंग में 4 देते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। यदि मोटर रिस्पॉन्स का बात कर लेते हैं, ओबे सिंपल कमांड, यदि आपने बोला है कि हाथ उठाओ और वो कंप्लीटली मान रहा है तो उसको हम 6 देंगे। यदि कमांड विद द पेनपुलर स्टमाइल, यदि आपने बोला कि उठाओ और उस वो ये हाथ सीधा करो या कुछ ऐसा जो आप कमांड दे रहे हो वो उसको कर रहा है, उसको पेन हो रहा है तो उसको 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। नॉर्मल फ्लेक्शन हो रहा है तो उसको 4 मार्क्स देंगे। डिट्यूरेशन फ्लेक्शन हो रहा है, जैसे हाथ पीछे वगैरह कर रहा है विदाउट फॉलिंग बाम वगैरह, तो उसको कितना देंगे, 3 देंगे, ठीक है। डिक्रीज एक्सटेंशन कर रहा है तो उसको 2 देंगे। और यही बात करें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर भी उसको 1 मार्क्स देंगे। हम कभी ऐसी GCS स्कोर में कभी भी 1 रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना है। वो भी सिंपल कमांड यदि दे रहे हैं हम किसी पर्सन को तो उसको हम 6 देंगे, ठीक है। कमांड कर रहे हैं और वो कमांड करते करते हमें लग रहा है कि पर्सन क्या है कि पेनफुल पेनफुल सिचुएशन में है तो उसको हम कितना देंगे, 5 देंगे, ठीक है। नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी पेन वगैरह नहीं हो रहा तो उसको 4 देंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिकोटिकेट क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है पोस्चर का, तो उसको कितना देंगे, 3 देंगे। डी सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको 2 देंगे। और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम कितना देंगे, 1 मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से करके आपका GCS जो स्कोर होता है, ठीक है।
इसका दर्ज करके आपका जीसीएस जो स्कोर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में एनएचएम में पूछ लिया जाता है। देखो बच्चों, स्कोर कितना होता है, 3 से लेके तो 15 होता है, मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम मैक्सिमम 6 होता है, ठीक है। आई में कितना 4 होता है, बर्बल में 5 होता है और उसमें मोटर में 6 होता है। इसकी वजह से इस तरीके से इसमें रिस्पॉन्स देखा जाता है, ठीक है। इसलिए देखा जाता है और इसके फायदा भी मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें आपको बता दी। तो आई होप इस तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में अब नहीं रहा होगा। यदि हमारा वीडियो और हमारा क्लासेस आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर लीजिएगा। और ऐसी बेहतरीन क्लासेस पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो क्लासेस मिल रही है उसके अदर भी जो भी एमसीक्यू हम कम्युनिटी पोस्ट में चलाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम पोल करके का क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपना रिस्पॉन्स वोटअप करते हैं। तो इससे क्या है कि आपको एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं 700-800 बच्चे के बीच में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और एनएचएम एग्ज़ाम की तरफ से स्टाफ नर्स का जितना भी एग्जाम पेपर है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यदि कोई भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है जो कि एग्जाम पेपर रिव्यू नहीं किए और एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मे भी उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करिएगा, पहले आप एक एग्ज़ाम पेपर अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि किस टाइप से एनएचएम एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता है, कैसा लेवल रहता है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप सबको एग्ज़ाम पेपर मिल गए होंगे और अभी तक नहीं मिले हैं तो वो हमें संपर्क कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्ज़ाम पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना है, बिल्कुल टोटली शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आने वाले एनएचएम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास का, इसका जो कंटिन्यूसली जो होगा, इसका आगे की जो क्लास में कल हम आपके साथ डील करवाने वाले हैं। तो सारे बच्चों को लिंक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक आप बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।